हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूँ मार्केट अपडेट का, और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कल की और आज कैसा मार्केट रहा, किस तरह की एक्सपेक्टेशन थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने ट्रेडर्स फ्रेंड से, और जो भी आपकी कम्युनिटी है, ग्रुप्स हैं, जो भी ट्रेडर ग्रुप्स हैं उसमें ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज की क्या सेटअप रहा और कल की क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट में क्या हिसाब किताब था। आज अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रिलायंस आज सबसे बड़ा लीडर था, जिसने पूरे मार्केट को पलट के रख दिया। और सुबह जो वीकनेस थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, उसके बाद जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे राइज आया है, पूरा रिलायंस का खेल था। तो रिलायंस एक टाइम पे 9% ऊपर था, तो काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग रैली आई है। जो डील रिलायंस रिटेल को बेचने को लेकर चल रही है, उसके कारण रिलायंस में काफ़ी री-रेटिंग हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है। लोगों को लग रहा है जिस तरीके से जियो को बेचने में पॉजिटिविटी आई थी, उसी तरीके से रिलायंस रिटेल में भी पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन ये दोनों बिजनेस बिल्कुल अलग हैं। अगर आप सोचते हैं कि जियो और रिलायंस रिटेल एक जैसा है, तो फ्यूचर रिटेल की हालत देख लीजिए। कितने सारे रिटेल बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, बहुत अच्छा हाल नहीं है। और रिटेल बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि रिलायंस जियो का जिस तरीके से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है, सिर्फ भारती एयरटेल है। वोडाफोन ऑलरेडी लैग कर रहा है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि रिटेल में ऑलरेडी टफ कंपटीशन है। फ्लिपकार्ट से है, आपका अमेज़ॉन से है, और डेफिनेटली सबसे बड़ा रिटेल का जो कंपटीशन होगा वो डोमेस्टिक लोगों से होगा। जो लोगों की रिटेल दुकानें हैं उससे आप कम्पीट कर रहे हो, तो इतना आसान बिजनेस नहीं होने वाला है। ये बस एक सेंटिमेंटल चेजिंग चल रही है कि लोग सोच रहे हैं जिस तरीके से जियो में हुआ था उस तरीके से यहाँ पे होगा। एक चीज़ आप सोचो, 25,000 करोड़ में रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल खरीदा। अब अपने पूरे पैकेज को रैप करके दोबारा से बढ़िया सा कवर चढ़ा के उसको 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख करोड़ का वैल्यूएशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा बिजनेस होता है तो पूरा का पूरा फ्यूचर रिटेल जो गली गली, मोहल्ले छोटे छोटे शहर में है, 25,000 करोड़ में ना बिका होता। तो चैलेंजेस हैं, उसको लोग समझेंगे आज नहीं तो कल। तो यही रीज़न है कि रिलायंस उसको पूरा रीब्रांडिंग और पैकेजिंग करके बेच रहा है। रिलायंस उसको रख नहीं रहा है। जैसे राणा कपूर ने एक बार बोला था, डायमंड्स आर फॉर एवर, मैं येस बैंक के शेयर बेचूंगा नहीं। तो रिलायंस के पास भी अगर डायमंड है तो बेचेंगे क्यों? डेफिनेटली बेचते वो चीज़ हैं जो आपको पता है कि आगे चल के वैल्यूएशन धीरे धीरे कम ही होने वाली है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है उसको कोई नहीं बेचता, कोई बिजनेसमैन नहीं बेचता। तो मेरे हिसाब से रिटेल बिजनेस की री-रेटिंग जिस तरीके से की जा रही है, ये इलॉजिकल है और नॉन सस्टेनेबल है। अगर जियो में इस तरीके का न्यूज़ आता तो डेफिनेटली पॉजिटिव था, लेकिन सिर्फ रिटेल के बिजनेस के बेस पे इतना री-रेट करना, जितना आज रिलायंस उठा है करीब 7 to 8%, 8% करीब 20 to 30,000 करोड़ मिनिमम होता है, राइट? नॉट 20-30,000 करोड़, आई थिंक इट इज़ 2 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 1 से 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का वैल्यूएशन आपको एक दिन में बढ़ गया। मतलब जितने की कंपनी नहीं है उतने का वैल्यूएशन शेयर मार्केट में बढ़ा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ठीक है, लोग चेस कर रहे हैं। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, जियो अलग है, रिलायंस रिटेल अलग है। कंफ्यूज मत होइएगा कि सिस्टम दोनों के लिए, लोगों का एक्शन सेम है लेकिन चीज़ अलग है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि आज के गेनर्स और लूज़र्स क्या थे। तो अगर गेनर्स लूज़र्स पे जाएंगे तो अब भारती इन्फ्राटेल आज लूज़र था, हिंडाल्को लूज़र है, टाटा स्टील आपका लूज़र में था, और यहाँ पे भारती एयरटेल भी आप देख सकते हैं ये भी लूज़। तो टेलीकॉम में थोड़ी सेलिंग आई थी, फार्मा में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कुछ बैंक्स में भी सेलिंग आई थी, जैसे HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टिसिपेट आज अपसाइड में नहीं किया है। सन फार्मा डाउन था, और ओवरऑल कोई बहुत बड़ा मेजर स्टॉक नहीं था जो ऊपर मतलब बहुत बड़ा वेटेज दे रहा हो नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे बाइंग साइड में तो आपको समझ में आएगा, रिलायंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, एशियन पेंट्स एक बड़ा कंट्रीब्यूटर था। उसके बाद एक्सिस बैंक में थोड़ी रिलीफ रैली आई थी, काफ़ी पिटाई हुई है इसके पिछले एक हफ्ते में, तो उसमें थोड़ी सी रिलीफ है। अगर आप देखेंगे किसी भी एक स्टॉक का, तो पिछले एक हफ्ते में 10% का फॉल आया है, 10% का फॉल आया है इन स्टॉक्स में। तो अगर आप सोचते हैं कि क्या छोटा फॉल आया है, नहीं, 10% का फॉल आया है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी रिलीफ रैली आप देखेंगे 3, 4, 5% की, और रिलायंस उस फॉल में भी फॉल नहीं किया। तो डेफिनेटली रिलायंस जब गिरे तो हम नहीं गिरा, और जब उठे तो सबसे पहले उठा है। तो रिलायंस स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन ये एक चीज़ और दिखाता है कि पूरा का पूरा मार्केट जो है रिलायंस पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है कि इन स्टॉक्स में लोगों को बहुत पैसा बन गया। टाटा मोटर्स 155 से 137 आया है,
तो कितने परसेंट है आप खुद लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट 10%। तो हर स्टॉक, बजाज फाइनेंस 3750 से ऑलमोस्ट आ गया 3300, इसने भी 10 to 15% का फॉल दिया। तो सभी स्टॉक ने फॉल दिया। SBI ऑलमोस्ट 220 से 190 तक का फॉल दिया, इसने कितना बड़ा फॉल दिया, ऑलमोस्ट 15-16% का। तो फॉल काफ़ी बड़ा आया है मार्केट में। अगर आपको लग रहा होगा कि आज का जो मार्केट है ऊपर जा रहा है, इंडेक्स तो गिरा नहीं, इंडेक्स नहीं गिरा क्योंकि कुछ मेजर स्टॉक्स नहीं गिरे, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो जो ये पिटे हुए स्टॉक्स हैं इनमें आज रिलीफ रैली आई है। तो ऑलमोस्ट 16% के फॉल के बाद अगर आपको SBI में 3-4% का जंप दिखा है बॉटम से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक तरह से रिलीफ रैली है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं US फ्यूचर अभी माइनस है, दिन में प्लस था, फिर अभी बीच में बहुत माइनस था, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन है। अभी एक चीज़ और चल रही है कि जो वैक्सीन की रेस चल रही थी उसमें जो सबसे बड़ा लीडर था, तो उसका ट्रायल अभी फिलहाल पॉज कर दिया गया है और बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसके ट्रायल को पॉज कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है और इस नेगेटिव न्यूज़ के कारण अब आप डाउ जोन्स में नेगेटिविटी देखेंगे। हो सकता है टेक में इतना फॉल ना आए क्योंकि टेक तो ऑलरेडी काफ़ी पिट चुका है। 12,400 से 11,400 ऑलरेडी है, 8-9% डाउन है हाई से। तो ये दिखाता है कि सेलिंग तो ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है, लेकिन डाउ जोन्स अभी भी बहुत हाई लेवल पे है। तो क्या इसमें सेलिंग आ सकती है? क्योंकि दो चीज़ें हैं, अगर ये प्रॉब्लम बनी रही, अगर कोरोना की प्रॉब्लम बनी रही तो लोग घर के अंदर रहेंगे, तो टेक सेक्टर गिरेगा नहीं, क्योंकि लोग टेक कंपनीज पे डेफिनेटली इन्वेस्ट करते रहेंगे ये सोच के कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बिकता रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ चल रही है कि क्या टेक में फिर एक सेलिंग आएगी या फिर अब बाकी का मार्केट टेक को कैचअप करेगा, क्योंकि टेक में ऑलरेडी थोड़ा सा फॉल आ चुका है। तो थोड़ा सा रिलीफ रैली टाइप का दिखा जो कल दिखा, लेकिन बाकी स्टॉक्स में बाकी जो सेक्टर हैं वो फॉल करेंगे। US 30 में जो भी स्टॉक्स हैं वो गिरेंगे, S&P 500 में जो स्टॉक्स हैं वो गिरेंगे। तो ये देखा जा सकता है। तो रोटेशन टाइप का सिस्टम अभी भी चलेगा और जो वैक्सीन का होल्ड में गया है, जो ट्रायल चल रहा था, वो एक नेगेटिव न्यूज़ है। उसको मार्केट कब फैक्टर इन करने लगे हमें नहीं पता, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा नज़र रखना है एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल सिनेरियो ये है। अब हम बात कर लेते हैं नैस्डैक में। तो नैस्डैक में जो ये रिवर्सल आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा रिवर्सल है, साइन कि यहाँ पे हम बॉटम बना रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको इस एरिया को ऑलमोस्ट 11,500-520 एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। तब हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक रिलीफ टाइप का आए बाउंस। लेकिन अगर हम वापस यहाँ से गिरे तो फिर अगला जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे वाले लेवल पे आएगा। हम यहाँ तक भी गिर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्टेबलाइज होगा। और जो प्रीवियस हायर लेवल था, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जो प्रीवियस हायर लेवल था 9,800 के आसपास, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे जाके ही इसको थोड़ा सा कूल डाउन होगा एक तरह से हम कह सकते हैं, और जहाँ पे फिर से अच्छी अपॉर्चुनिटी और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बनेंगे टेक सेक्टर में। तो ये मेरा एनालिसिस है टेक सेक्टर नैस्डैक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं डाउ जोन्स के बारे में। तो डाउ जोन्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी अच्छा खासा रिवर्सल इसने दिया है। यहाँ पे अभी हम एक ऐसे क्रॉस सेक्शन पे हैं जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो राइट नाउ अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं 28,000 का, तो ठीक है, अच्छा है। हम यहाँ से फिर एक बार फिर से टेस्ट कर सकते हैं 28,400-500 के लेवल। लेकिन अगर हम इस एरिया को नहीं निकाल पाते तो फिर से वापस गिर सकते हैं 27,600 के आसपास, और फिर से एक लेग फॉल के चांसेस बन जाएंगे, जो कि हमारा इस एरिया पे एक सपोर्ट का एरिया बनता है। तो इसके बीच में हम आके ट्रैप हो सकते हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैसे मार्केट बिहेव करेगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ा सा नेगेटिव हो तो आपको क्या करना है, कहाँ तक उसको जाना है नीचे की तरफ, वो आपको पता होना चाहिए, और कहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है ये आपको मैं बताने के लिए ये एनालिसिस किया है मैंने। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले देख लेंगे कि निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी में जो बाउंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑल थैंक्स टू रिलायंस। बट कल भी रिलायंस में जब बॉटम लेवल से बाउंस आया था, पूरा हाथ रिलायंस का था, ऑलमोस्ट 3-4%, आज 7-8%, तो ऑलमोस्ट 11% रिलायंस ऊपर जा चुका है। अब सिर्फ रिलायंस के दम पे क्या हम यहाँ पे टिक सकते हैं? मे बी नॉट, लेकिन हमारा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 11,490-500 के आसपास। तो यहाँ से फिर गिरेगा। ये मान लीजिए लास्ट टाइम भी ऐसा ही हो रहा था, जब हम पहली बार इस एरिया से गए थे तो फिर ये एरिया जो था रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो डिप आएगा, लेकिन हो सकता है हम डिप मार मार के ऊपर की तरफ जाएं। लेकिन ग्लोबल मार्केट पे नज़र रखिए, और इंडिया चाइना का जो टेंशन है वो बहुत हाई है। मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ये उसी से आपको पता चल जाएगा कि जब गलवान का इशू हुआ था तो उसके 2 दिन बाद हमें पता चला था कि वहाँ बहुत बड़ा इशू हो गया था, और वो भी डेफिनेटली रिपोर्टर्स होते हैं, किसी के सोर्सेज होते हैं, उससे बात लीक हुई थी। तो जब 2 दिन बाद एक बड़ा इवेंट लीक हो रहा है तो यहाँ छोटे मोटे अटैक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, हाथापाई हो रही है, वो आपको 1 से 2 दिन बाद पता चलेगा और किसी भी टाइम पता चल सकता है। तो इसलिए थोड़ी सतर्क
रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी आई टू आई सिचुएशन है, बिल्कुल एक दूसरे के आंखों पे गोलियां दागने के लिए तैयार हैं दोनों साइड के, तो बहुत टेंस सिचुएशन है, तो उस पर नज़र रखिए। और अगर यहाँ पे आपको 510 तक जाता है तो फिर यहाँ पे शायद कूल डाउन आपको दिख सकता है। तो निफ्टी का लेवल ये है, और डाउन साइड में जो आपका सपोर्ट होगा 11,320, जो पहले भी एक सपोर्ट की तरह काम कर चुका है काफ़ी बार, तो 11,320 और उसके बाद 11,200 का लेवल जो अभी रिसेंटली हमने लो बनाया था वो अगला सपोर्ट होगा, 200 या 180 आप कह सकते हैं। तो ये कुछ सपोर्ट हैं। मार्केट रिवर्स इस तरीके से भी होता है, आप देख सकते हैं एक दिन में 450 पॉइंट। तो ये सब छोटे छोटे कैंडल छोटे दिखने लगेंगे अगर एक बड़ा रिवर्सल आ जाए, अगर कुछ भी चाइना के साथ टेंशन हुआ। और चाइना बहुत बड़ा जो है ट्रूप बिल्डअप कर रहा है बॉर्डर पे, 50,000 लोगों को बुलाना मजाक नहीं है। डेफिनेटली वो लंबे लड़ाई के लिए या जो भी है स्ट्रगल के लिए तैयारी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये टेंशन जल्दी जाने वाली है। तो हाई लेवल पे आपको सेल करना है, लोअर लेवल पे एक बार बाय करना है। लोअर लेवल आपके पहले जो आपको पता है 11,170 है, इसके बाद स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट का ज़रूर रखना है, क्योंकि जो ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं ये मार्केट को ब्रेक डाउन बहुत बड़ा भी करा सकते हैं। हो सकता है रिकवरी फास्ट हो कि आप गिरे और फिर रिकवर हो गए, लेकिन बड़ा फॉल आ सकता है इस टाइप के इवेंट से। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लिया है। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक और अटेम्प्ट बन सकता है आपका धीरे धीरे 22,800, 900, 23,200 तक का। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये देख रहे हैं कि हाई लेवल पे सेल ऑफ आ रहा है, लोअर लेवल पे तो बाइंग आई थी, लेकिन आज हम क्लोज जो है हाई लेवल पे नहीं हो पाए। तो हाई लेवल पे बैंक को अभी भी चैलेंजेस हो रहे हैं, और मोरेटोरियम का इशू अभी भी 2 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं गवर्नमेंट को, उसमें कुछ किया नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अनाउंस कर देगा कि आपको जो भी उससे सही लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसने मौका बहुत दे दिया है। तो 2 हफ्ते का टाइम और दिया है, 28 सितंबर को फाइनल हियरिंग होनी है, और हो सकता है डिसीजन भी उस दिन हो जाए। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ा ब्रेकडाउन, लेकिन एक बार अगर बुलिश मूव आता है तो 28,200 तक के मूव हम देख सकते हैं। आपका जो सपोर्ट है 22,200 का होना चाहिए किसी भी केस में, और अपसाइड के लिए जो अगला टारगेट होना चाहिए 22,750, और उसके बाद जो अगला टारगेट होगा 23,200 तक का। तो ये 2 लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में। आपका सपोर्ट है 22,000 से लेकर 22,200 के बीच में, जहाँ पे आपको बाइंग करनी है फिलहाल, जब तक कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले रिलायंस को देख लेते हैं। अब रिलायंस में ये जो मूव है इसको आप ब्रेकआउट बोल सकते हो, डेफिनेटली बोल सकते हो, लेकिन जो मंथली टाइम फ्रेम में जो लोग एनालिसिस करते हैं, जो लोग मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, उन्हें पता है कि इस टाइप का जो ब्रेकआउट है ऑलरेडी ओवरबॉट मार्केट में, वो मे बी सस्टेन ना करे, मे बी, कोई पक्का नहीं है, क्योंकि रिलायंस ऐसा शेयर है जिसने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो पॉसिबल नहीं लगती थी लेकिन हो रही हैं। तो डेफिनेटली आप इसको देखिए कि ये कैंडल क्या है, कितने दिन सर्वाइव करता है। अगर ये कल ही गिव अप करने लगे तो फिर बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अगर ये कल भी टिक गया तो फिर हो सकता है थोड़े दिन और चले, लेकिन इस टाइप के जो मूव्स आते हैं वो सस्टेन जल्दी नहीं करते। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मूव आया था, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है मार्केट, तो साइडवेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ये जो लेवल था यहाँ पे आप सपोर्ट ले सकते हो। तो 22,000 अब आपका सपोर्ट बन जाएगा। अभी हम 23,014 पे क्लोज हुए हैं, तो ये हो सकता है कि हम वापस आएँ 2290 के आसपास आएँ और वहाँ पे टेस्ट करें, लेकिन वहाँ पे आपको अभी बाय करना है। तो कोई भी डिप मिले रिलायंस में 2290, 2280 के आसपास, तो एक बार बाय करिए, और वहाँ से एक बार फिर से रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स में यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि काफ़ी लोअर लेवल से 2 दिन में काफ़ी बाइंग आई है लोअर लेवल पे, तो क्लोजिंग जो हो रही है वो हाई पे हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि लोग इसको नीचे बाय कर रहे हैं, अभी भी सेंटीमेंट काफ़ी बुलिश है। तो मेरे हिसाब से एक बार ये टारगेट आपके अचीव हो सकते हैं 147, 149 तक के पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस एरिया में फिर से आपको सेलिंग मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आपको इसी लेवल पे बाइंग मिलती है तो आप अपना बाइंग करिए 142, 141 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस 137 का रखना पड़ेगा जो रिसेंटली इसने लो बनाया था, और आपके जो टारगेट्स होंगे 147 तक के हो सकते हैं। लेकिन ये पोजिशनल है, शायद 1 दिन से 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस अपना मेंटेन रखना पड़ेगा एज पर द करंट सिनेरियो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लार्सन एंड टूब्रो के बारे में। तो L&T अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो L&T ने एक काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन दिया था। अब इस ब्रेकडाउन के बाद कोशिश कर रहा है, लेकिन जब इस तरह के ब्रेकडाउन होते हैं तो वो संभलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इसको बाय करना है, सेल करने का रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसने अभी रिसेंटली के जो एक लो लेवल थे वो टेस्ट किए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो मेरे को लगता है थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, और 940, 945 तक के अपसाइड मिल सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस अपना बहुत
बड़ा रखना पड़ेगा एटलीस्ट 20 रुपीज़ का यहाँ पे। तो 905 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 15 रुपीज़ का, और आपके टारगेट्स हो सकते हैं 933 से 945 तक के। तो ये LNT में केस बनता है अपसाइड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे SBI। तो बेसिकली अगर आप SBI देखेंगे तो SBI ने भी सेम चीज़ की है, बहुत बड़ा रिवर्सल किया। आप देख सकते हैं इस तरह का जो करेक्शन आया है, ऑलमोस्ट 230 से गिरा है 190, ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का फॉल आया है, जो कि 20% का फॉल है। तो 20% का फॉल जब आता है तो उसके बाद बहुत दिन तक ये सिर्फ इससे उभरने में ही लगा देगा। तो मेरे हिसाब से ये कोशिश कर रहा है और किसी तरह आपको इस लाइन के ऊपर आ जाता है तो हो सकता है धीरे धीरे फिर क्रॉल करने लगे और 205 207 तक फिर जाए। लेकिन इस तरह के फॉल से मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी निकलने वाला है ये। तो यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, काफ़ी टाइम वेस्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से SBI बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने इसमें अपना एनालिसिस दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इसमें बाइंग 1-2 दिन रिकमेंड नहीं है। अगर ये 200 के ऊपर सर्वाइव करने लगे तब आप बाय करिए, कम से कम 1 से 2 दिन। और ये नीचे की तरह ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग नीचे हो, क्लोजिंग हाई पे होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है कि आपका खुले कहीं भी, क्लोजिंग हाई पे हो 1 से 2 दिन, तब जाके आप SBI को बाय कर सकते हैं 195-94 के स्टॉप लॉस से। और फिर हम एक 207 210 तक का टारगेट देख सकते हैं। अदरवाइज आपको इससे दूर रहना है फिलहाल। अब हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक के बारे में। तो ICICI बैंक के साथ एक और चीज़ है कि ये भी बहुत बड़ा इसने रिवर्सल दिया। आप देख सकते हैं 422 से 360, ये करीब करीब आपका 60 पॉइंट का फॉल है। 60 पॉइंट का जो ये फॉल है ये ऑलमोस्ट 15 to 18% है। तो 18, इतना बड़ा बैंक 18% गिर रहे हैं SBI जैसे बैंक। तो बैंकिंग में प्रॉब्लम है, बैंकिंग अभी भी जल्दी उबर नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत रिलीफ आ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो आपके टारगेट्स होने चाहिए 381 से 385 तक के, उसके ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर आपको सेलिंग दिखेगी। ये एरिया काफ़ी सेलिंग जोन है 393 के आसपास। तो यहाँ पे सेलिंग बहुत बार आ चुकी है। तो यहाँ आते आते आपको सेलिंग पोजीशन अपनी बना लेनी है। अगर बाय करना है राइट नाउ तो आपको यहाँ पे 370 चल रहा है, 360-62 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के ही बाय करना है। और पहला टारगेट 381 382 और दूसरा टारगेट 392, जहाँ पे आपको पूरी तरह से एग्जिट कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत लॉन्ग नहीं होना है। और करंट जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उस पर नज़र रखिए, अदरवाइज आपको कब ये फंसा के नीचे की तरफ पटक देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके ये काफ़ी वीक स्टॉक है। ICICI बैंक में वीकनेस है और ये वीकनेस अभी भी नहीं जा रही है। SBI, ICICI और एक्सिस बैंक, ये तीनों में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो इस पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। अभी रिसेंटली में कोटक महिंद्रा बैंक भी वीक चल रहा है। आज आप देखेंगे इतने बुलिश मार्केट में भी आज HDFC बैंक भी वीक है। तो कुल मिला के कौन सी चीज़ है बैंकिंग में जो स्ट्रांग है, मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी। तो इसलिए बैंकिंग में अभी भी लॉन्ग होने का टाइम नहीं है। और जब तक ये मोरेटोरियम इशू, जियोपॉलिटिकल टेंशन, NPS का इशू, NPS की टेंशन, बिजनेस फेल हो रहे हैं, कोरोना वायरस का केसेस लगातार बढ़ रहा है, आप जाके पूछिए बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं। सबके बिजनेस, जो बेस्ट बिजनेस चल रहा है वो भी 70-75% पे ही पहुंच पाया है। मतलब कोई भी बिजनेस 100% अभी भी नहीं चल रहा है, और कई बिजनेस तो 40-50% पे ही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और ये प्रेशर बना के रखेगा। GDP फोरकास्ट देख लीजिए आप, IIP डेटा देख लीजिए, कोई भी डेटा देख लीजिए, बहुत नेगेटिव आ रहा है। और ये दिखाता है कि आप बोलोगे कि यार हम फ्यूचर को कंसिडर करके हम बाय करेंगे, लेकिन अगले 2 साल तक का फ्यूचर भी खराब दिख रहा है। तो क्या आप पैसे को आज लगा के 2 साल तक 0 रिटर्न पे बैठ सकते हो? फिर तो आपका लॉस हुआ, कम से कम 10-15% तो इन्फ्लेशन का आप लॉस खा जाओगे। इसलिए ही आप देखोगे कि रिलायंस जैसे स्टॉक में जब मूवमेंट आ रहा है तो लोग चेस कर रहे हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि रिलायंस के बिजनेस में कुछ नहीं होगा। लेकिन रिटेल बिजनेस अगर इतना अच्छा होता तो बियानी जी आपको बेच के नहीं जाते। ठीक है, कोई भी आदमी अपना डायमंड नहीं बेचता, और आप जिस रफ्तार से अपने डायमंड्स बेच रहे हो, मुझे तो लगता नहीं कि डायमंड से शायद कोयले को पेंट कर दिया हो, क्योंकि आपके भ्राताश्री छोटे वाले इसमें एक्सपर्ट रहे हैं और कई कंपनियां डूब चुकी हैं, कितने लोगों का पैसा जा चुका है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर एक भाई इतनी कंपनियां डुबा सकता है तो दूसरा भाई भी डुबा सकता है। ठीक है, एक ही घर से निकले हुए कंसेप्ट्स हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉशन, मेरे हिसाब से कॉशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने स्टेक जिस तरीके से बेच रहा है, मैं इसमें बहुत होपफुल नहीं हूँ। अगर ये स्टेक बेच रहा है तो मैं जियो को खरीदूंगा, मैं रिलायंस में क्यों खरीदूंगा पैसा, क्यों लगाऊंगा पैसा? जब लिस्ट होने दो, लिस्ट होने के बाद मैं जियो में पैसा लगाऊंगा। मैं रिटेल का प्रीमियम आज क्यों दूँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे फंडामेंटली। इस इतने इश्यूज के बाद क्या क्या बिजनेस रिलायंस के अच्छे हैं, क्या रिलायंस सबको एक डब्बे में डाल के अपना ठप्पा लगा के बेचना चाह रहा है? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पर नज़र रखिए और अपना जो समझदारी का डिसीजन लीजिए। आप खुद अपने पैसे के बेस्ट मैनेजर हैं, तो आई होप यू विल मेक द राइट डिसीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।